हाँ, कुछ दिन पहले मैंने महिला पर्यवेक्षक की सैलरी से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने व्यवस्थित मेहनत करके और काफ़ी पॉइंट्स का रिसर्च करने के बाद मैंने सटीक जानकारी दी थी, जिसमें मैंने बेसिक सैलरी, उनको मिलने वाले पर्क्स और अदर अलावेंसेस जो भी हैं और जो डिडक्शंस होते हैं उन सब का कैलकुलेशन करके मैंने एक व्यवस्थित आइडिया दिया था। तो आप में से कई लोगों ने मुझे काफ़ी सराहा, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। और उसी उसी में से कई लोगों ने मुझे कट ऑफ के लिए भी एनालिसिस करने के लिए कहा। इसके साथ ही जो हमारे इंदौर के सहपाठी हैं, जब मैं अपने तैयारी के फेज़ में था तो वहाँ पे जो मेरे मित्र थे कई सारे, उन्होंने भी मुझे कहा कि एक एनालिसिस कर दीजिए कट ऑफ को लेकर के कि क्या क्या उसके संभावनाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों चलिए डेटा के माध्यम से और जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कट ऑफ को लेकर के, उनके माध्यम से हम बताते हैं कि आगे क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि महिला पर्यवेक्षक को लेकर के जो कट ऑफ की संभावनाएं हो सकती हैं उसका आज के इस वीडियो में विश्लेषण करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कट ऑफ को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं या कारक हैं वो क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ फैक्टर्स की बात करेंगे तो उसमें जो सबसे मेन फैक्टर है, जैसे हम देख सकते हैं, वो है पदों की संख्या। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी हैं। तो सबसे पहले जब हम वैकेंसी की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ हम यहाँ चार्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो ओनली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हैं वो 321 पोस्ट हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ जो महिलाओं के लिए जो खुली भर्ती सीधी है, जो केवल महिलाओं के लिए है, ये सेकेंड नंबर पे मैंने लिखा हुआ है। तो इसकी जो टोटल वैकेंसीज है 288 है दोस्तों, जिसके अंदर सब कैटेगराइज किया गया है दोस्तों। जैसे SC ST OBC के लिए इसी के अंदर, EWS के लिए इसी के अंदर है, और उसके अलावा संविदा के लिए भी जो 50% का रिजर्वेशन है वो इसी के अंदर दिया गया है दोस्तों। तो मैक्सिमम जो लोग हैं, जो अधिकतर लोग हैं, वो यही खुली भर्ती जो महिलाओं के लिए है उसी के बारे में मैक्सिमम लोगों ने फॉर्म डाला था। और जो तीसरे नंबर पे दिया गया है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, जो केवल पुरुषों के लिए है दोस्तों, उनकी वैकेंसी की संख्या 32 है, जो काफ़ी कम है दोस्तों। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो वैकेंसीज़ हैं वो स्टार्टिंग लेवल पे, यहाँ वैकेंसी के बारे में यहाँ मैंने चार्ट बनाया हुआ है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 321 और सीधी भर्ती केवल महिलाओं के लिए 288 और केवल पुरुषों के लिए जो सीधी भर्ती है वो 32 है। तो दोस्तों इसके बाद जो मेन फैक्टर है जो मेनली इम्पैक्ट करता है, हम यहाँ देख सकते हैं कि वो ये डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी इंक्रीज़ होती है या फिर नहीं होती है, और होती है तो कितनी होती है दोस्तों। ये बहुत बड़ा मैटर यहाँ इम्पैक्ट करने वाला है, तो वैकेंसी इंक्रीज़ को लेकर के। तो दोस्तों इसके बारे में जो एक मेन जानकारी है, आप लोगों को भी अभी तक पता चल चुका होगा कि वैकेंसी इंक्रीज़ करने के लिए अभी कई सारे लोगों ने, जो इसके कम्पिटेंट अथॉरिटी है, वहाँ जो विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग, वहाँ जा कर के वहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया है, और भी कई जगह पे जाके ज्ञापन सौंपा गया है ताकि इसके पदों में वृद्धि करके अधिक से अधिक जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको फ़ायदा हो सके इसके लिए। तो दोस्तों अगर वैकेंसी इंक्रीज़ होती है, वैकेंसी अगर अच्छे एम्पल अमाउंट में अगर बढ़ती है, तो इसका अवश्य ही कट ऑफ पे मेन प्रभाव पड़ेगा और कट ऑफ उसकी वजह से कम जाएगी। ये सबसे मेन फैक्टर है जो इम्पैक्ट करेगा हमारी कट ऑफ को। और इसके बाद दोस्तों जो कहते हैं कि वो है कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। तो दोस्तों ये RTI के माध्यम से और कई एक दो सोर्सों से मैंने निकाला कि 5,80,000 फॉर्म टोटल डाले गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 5,80,000 टोटल फॉर्म डाले गए हैं दोस्तों। ये लगभग है, क्योंकि किसी किसी जगह पे 5,82,000 की भी जानकारी मिली है। तो 5,80,000 अप्रॉक्स फॉर्म डाले गए हैं दोस्तों। तो 5,80,000 फॉर्म में हमारे पास एनालिसिस करने के लिए डेटा कितना उपलब्ध है दोस्तों, जिससे हम अच्छे से एनालिसिस कर सकें कट ऑफ के लिए। तो डेटा हमारे पास ओनली, जब हम विभिन्न स्रोतों से इधर उधर से हर जगह से मैंने देखा, इकट्ठा किया, तो हमारे पास केवल 3 से 4,000 के आसपास डेटा उपलब्ध है। खूब से खूब मैक्स टू मैक्स अगर आप देखेंगे तो 5,000 से ज़्यादा मुश्किल है। ओनली 5,000 के आसपास डेटा उपलब्ध है दोस्तों। तो 5,000 के डेटा में, और जो टोटल फॉर्म गिरे हैं वो है 5,80,000 फॉर्म दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि एनालिसिस के लिए डेटा का साइज वैसे ही बहुत छोटा है। अगर इसी के बेस पे एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस में बहुत सारी खामियां होंगी दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैंने ये प्रयास किया कि आपको ये वीडियो बना सके, उसकी संभावनाओं को बता सके दोस्तों।
तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट फैक्टर पे हम लोग चलते हैं। तो जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है दोस्तों कि परीक्षा का स्तर क्या था। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि परीक्षा के स्तर की जब बात करेंगे तो इसमें कई सारी शिफ्टों में पेपर हुआ है। जैसे कि आप भी जानते हैं कि 7 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल के बीच में महिला पर्यवेक्षक का पेपर हुआ, जिसमें कई सारी शिफ्टों में ये पेपर हुआ। तो जो परीक्षा का स्तर है वो माप पाना हर शिफ्ट में सेम टू सेम तो हो नहीं सकता, जिसकी वजह से जो नॉर्मलाइजेशन है, ये नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है ये बहुत लोगों के नाक में दम करके रखा हुआ है तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है इस एग्ज़ाम में भी। जैसे कि मैंने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया है, तो पटवारी के पद के लिए। तो दोस्तों ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन का जो मैं बता दूं आपको कि नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया हुआ था रिज़ल्ट में। जैसे एक हमारे साथी हैं, वो भी अभी कलीग हैं, पटवारी हैं, तो उनके 132 नंबर थे। तो 132 नंबर से उनके बढ़ के टोटल 146 नंबर हो गए थे दोस्तों। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी की मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो बिना नॉर्मलाइजेशन के आप ये समझ ही नहीं सकते कि किसका होगा किसका नहीं होगा। कई लोग 145 से 140 135 पे आ जाते हैं दोस्तों, जैसे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों। तो इसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे। तो जैसा कि आप जानते हो कि इतने सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन से नंबर का फ्लक्चुएशन काफ़ी हाई रहेगा। आप मान के चलिए कि 10 से 15 नंबर जो फ्लक्चुएशन है वो काफ़ी आम होगा दोस्तों इस परीक्षा में, क्योंकि 7 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में पेपर हुआ, जो बहुत बड़ा टाइम स्पान होता है। इसके बीच में बहुत सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हुए दोस्तों। तो दोस्तों आप में से कई समझदार लोग अभी तक समझ गए होंगे कि इतने सारे फैक्टर्स के साथ एग्जैक्ट कट ऑफ बता पाना मान के चलिए आपकी बेईमानी होगी। और कई आप में से ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि एक मोटी मोटा एक एक्चुअल नंबर दे दूं जिससे आप लोगों को भी संतुष्टि मिल जाए कि क्या है। तो दोस्तों एक आइडिया दे दूं एनालिसिस से, ताकि आप लोग को एक आइडिया हो सके कि क्या हो सकता है। वैसे तो जनरली कट ऑफ का वीडियो मैं अवॉइड कर रहा था, लेकिन आपके इतने सारे मैसेजेस और कमेंट के कारण एक आइडिया देने के लिए मैंने सोचा, तो जिससे आपका ध्यान दोबारा कट ऑफ की तरफ ना जाए दोस्तों। तो जो संभावनाएं हैं दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ये लिखा हुआ है। तो जो मेन जो संभावनाएं हैं दोस्तों उसको लेकर के, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो ओपन जो भर्ती है महिलाओं को लेकर के, जो केवल महिलाओं के लिए है। इसमें ओपन भर्ती है ये। तो इसमें मैंने ये जो लिखा हुआ है कोड, इसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं। तो दोस्तों जो 130 नंबर वाले हैं या 130 से 135 के नीचे वाले हैं, उनको मैं सीधे सीधे ये कह सकता हूँ कि आप दूसरी तैयारी में अच्छे से लग जाइए। आप ये मत समझिए कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा, काफ़ी मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आपका 130 135 से कम नंबर में सिलेक्शन हो पाए दोस्तों। और इसके बाद जो मैंने दूसरा स्केल बनाया हुआ है 140 से 165 का, तो दोस्तों ये बफर जोन है 140 से 165 वाला। ये बफर जोन है, इसमें सिलेक्शन हो भी सकता है और सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 165 नंबर भी अगर आपके हैं, सिलेक्शन होने वाला भी रहेगा तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से कम भी हो सकता है आपका। और अगर आपका 140 150 है तो नॉर्मलाइजेशन में अगर मान लीजिए कि 15 नंबर 20 नंबर अगर आपके बढ़ गए, तो काफ़ी चांसेस हैं कि अपर सर्किट टच होने के बाद हो सकता है कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाए दोस्तों। तो इसमें ये जो बफर जोन है, इसमें जो मेन कारक हैं सिलेक्शन होने ना होने के, वो पहला तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का है दोस्तों, कि नॉर्मलाइजेशन कितना होता है। और दूसरा है कि पद वृद्धि, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पोस्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि उसके लिए ज्ञापन सौंपा गया है। तो लगभग अभी न्यूज़ में आ रहा है कि लगभग 400 पदों के आसपास, 400 या 440 पदों के आसपास पदों की वृद्धि करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया, और उसके बारे में कुछ चर्चाएं चल रही हैं दोस्तों। तो देखिए जो भी होगा वो आपके सामने होगा। तो ये जो दूसरा स्केल है उसमें पहला नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा कारक होगा, और दूसरा पद वृद्धि की कितनी वैकेंसी इंक्रीज की जाती है, उनके लिए 140 से लेकर 165 वाला जो स्केल है दोस्तों, अब वो मान के चलिए आपकी बफर जोन रहेगा कि इसमें सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा जो मैंने तीसरा बनाया हुआ है 175 से 180 के ऊपर वाले लोग, आप मान के चलिए कि इनके सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस है। अब एब्सोल्यूट तो नहीं बोला जा सकता है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन या कोई भी फैक्टर किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा ये सबको नहीं पता होता है। तो आप मान के चलिए कि इनके मैक्सिमम चांसेस हैं कि हो जाना चाहिए। और दोस्तों ये जो मैंने बताया है ये ओपन के लिए बताया है मैंने, और ये मैक्सिमम नंबर मतलब मैक्सिमम लिमिट के बारे में मैंने बात की है कि 130 135 के नीचे, 140 165 के बीच में, 175 से 180 के ऊपर, ये मैंने ओपन के लिए यूआर के लिए मैंने बात की है। और इसी हिसाब से आप
दूसरी कैटेगरी जैसे EWS हो गया, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, और इसी के साथ साथ जैसे संविदा वाले हो गए, संविदा की वैसे जो कट ऑफ जाएगी वो तो सारी कैटेगरी के ओपन से कम ही जाएगी दोस्तों, आप ये मान के चलिए। तो जैसे EWS और OBC हो गया, तो मान के चलिए कि जो मैंने बताया हुआ है इसमें से 5 से 10 नंबर के आसपास कम करते जाइए सभी में, थोड़ा थोड़ा करके, वो अपने हिसाब से आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए। इसका एग्जैक्ट बता पाना उतना डेटा भी नहीं है, 3 से 4 हज़ार का डेटा अगर 5.5 लाख या 5,80,000 के फॉर्म में अगर है तो उसके माध्यम से आपको पता है कि एग्जैक्ट एनालिसिस करना बहुत ही कठिन है दोस्तों। हम जब दूसरे कैटेगरी की संभावना की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बारे में जो ओपन वैकेंसी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ही केवल है, उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो जो ये जो ऊपर स्केल मैंने दिखाया हुआ है इससे काफ़ी कम जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सीटों की संख्या काफ़ी है और उनमें फॉर्म फिलअप करने वालों की संख्या भी जो ओपन महिलाओं के लिए सीट्स थी उससे काफ़ी कम फॉर्म गिरे होंगे दोस्तों, ये आपको पता है। इसी वजह से आप मान के चलिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में कट ऑफ काफ़ी इसकी तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम जाने वाली है दोस्तों। और उसके बाद जो तीसरे नंबर की वैकेंसी आती है, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ओपन भर्ती है केवल पुरुषों के लिए है, इसकी वैकेंसी की संख्या जो 32 थी, तो इसकी जो कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों ये इस स्केल से काफ़ी ऊपर जाने वाली है दोस्तों, आप ये मान के चलिए, क्योंकि वैकेंसी भी कम है और हर जो बाइफर्केशन किया गया है EWS, OBC और जनरल में और SC ST में उनकी संख्या भी काफ़ी कम है। और इसके अलावा भी बता दें हम आपको कि ये जितना भी मैंने ये संभावनाएं जो तीनों के लिए लिखा हुआ है उसमें संविदा कर्मियों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए और हमारे दिव्यांगजन जो हमारे साथी हैं उनके लिए ये जो कट ऑफ जाएगी ये काफ़ी कम जाने वाली है। हमेशा हर एग्ज़ाम में ही जाता है, आप लोगों ने अभी तक अंदाज़ा भी लगा लिया होगा जो इनके स्टूडेंट। तो दोस्तों ये जो संभावनाएं इनकी बताई गई हैं कि कितना हो सकता है, इन संभावनाओं के साथ ही सबसे मुख्य बात जो है, सबसे IMP जो बात है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो ये है कि वैकेंसी इंक्रीज़ होती है या नहीं, अगर होती है तो कितनी होती है, और फिर यह जो एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं, एक्सपेक्टेड जो मैंने स्केल बताया हुआ है या जो भी मैंने अभी आपको एक आइडिया दिया कि लगभग कितने नंबर वालों की संख्या ज़्यादा है कम है, आप ये मान के चलिए कि वो एक्सपेक्टेड जो नंबर है वो बदल सकते हैं। अगर वैकेंसी इंक्रीज़ हुई तो उनमें काफ़ी चेंजेस आएगा, आप ये मान के चलिए दोस्तों। तो दोस्तों कट ऑफ के लिए जो इतने सारे मैंने फैक्टर्स बताए, जो फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे थे कट ऑफ को लेकर के, इतने सारे फैक्टर्स के बारे में मैंने जो आपको बताया वो आप अभी तक समझ चुके होंगे कि पदों की संख्या, वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे और हमारे पास एनालिसिस के लिए कितना डेटा उपलब्ध है, और परीक्षा का स्तर जो मैंने शिफ्ट में हुआ था, आपको पता है कि 7 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर क्या पड़ेगा, और जो उसमें जो संभावनाएं थी वो मैंने बता दी कि लगभग क्या नंबर का एक स्केल होने वाला है दोस्तों, कि जो बिल्कुल बाहर है उनके बारे में बता दिया, जो बफर जोन में है उनको बता दिया, और जिनके मैक्सिमम चांसेस हैं दोस्तों उनके बारे में मैंने बता दिया। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी दुविधाएँ क्लियर हो गई होंगी। यह मेरी तरफ से एक रफ आइडिया था, एक अनुमान था जो मैं आपको बताना चाहता था। यह अनुमान और यह संभावनाएं अगर पदों में वृद्धि हो गई तो काफ़ी हद तक बदल जाएंगी दोस्तों, आप समझते हैं इस चीज़ को। और वैसे भी अब जल्दी ही रिज़ल्ट आने वाला है, हो सकता है कि जून में आ ही जाए या जून से पहले ही आ जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप में से जितने लोगों ने भी ईमानदारी से तैयारी किया हुआ है उन सभी का सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। आपके मन में कोई सवाल हो या कोई क्वेरी हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपको पता है कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। और साथियों आगे भी ऐसे सटीक जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों तक भी सटीक जानकारी पहुंच सके दोस्तों। और आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। इसके आगे हो सकता है मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के उसकी टेक्निकलिटीज़ को लेकर के मैं एक वीडियो बनाऊं। मैंने ESB के 2 एग्ज़ाम, एक वनरक्षक और एक पटवारी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया हुआ है, तो मुझे उसकी जानकारी है दोस्तों। तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और सही जानकारी पाते रहिए। तो दोस्तों आप सभी का यहाँ तक जुड़ने के लिए धन्यवाद और आपका समय शुभ हो दोस्तों।